टैको ने आज काम से छुट्टी ली है और अपने 6 साल के बेटे केइता के ओथेलो गेम जीतने की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए कमरा सजा रही है। आज उसके ससुर का बर्थडे भी है, सो बाहर उसका पति जीरो अपने ऑफिस के कुछ जूनियर्स के साथ बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिखकर अपने पापा को सरप्राइज देने की प्रैक्टिस कर रहा है। वे आज डबल सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इतने में टैको को काम की जगह से फोन आता है। वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे तुरंत बुलाया गया है। वह अपने 6 साल के बेटे केइता को घर पर ही छोड़कर जल्दी से निकल जाती है। उनके अपार्टमेंट के ठीक उल्टी तरफ की बिल्डिंग में टैको के सास ससुर रहते हैं। टैको अपनी सास को देखकर उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने बर्थडे सरप्राइज देने में उसका साथ दिया और अपने पति को सुबह ही बाजार भेज दिया ताकि उन्हें इस प्लानिंग के बारे में कुछ पता न चले। टैको के जाते समय उसकी सास कहती है कि वे केइता का ख्याल रखेंगी। टैको के निकलते ही वहाँ एक लड़की गुब्बारे लेकर आती है जिसे जीरो देखकर भी अनदेखा कर देता है। टैको ने आज छुट्टी ली थी, इसके बावजूद वह काम की जगह पहुँचती है। किसी वर्कर ने शराब पीकर एक ग्राहक से झगड़ा कर लिया था। टैको अपनी सूझबूझ से झगड़ा निपटा देती है। घर लौटते समय टैको को वही लोग रास्ते में मिलते हैं जो जीरो के साथ थे। उनके पीछे पीछे केइता भी माँ के पास आने के लिए निकला था। मुलाकात होने पर टैको केइता से कहती है कि सबसे हेलो कहो। ये लोग जीरो के ऑफिस में काम करते हैं और उससे जूनियर हैं, जिनसे वह अपनी शादी में मिली थी। तब केइता भी इनसे मिला था क्योंकि वह टैको की पहली शादी से हुआ बेटा है और जीरो से टैको की दूसरी शादी हाल ही में हुई है। उन्हीं के बीच एक लड़की है जो अपना नाम यामाजाकी बताती है, जिसे टैको ने अपनी शादी में नहीं देखा था और यह वही लड़की है जिसे जीरो ने देखकर भी अनदेखा कर दिया था। घर लौटकर देखा तो जीरो किचन में तैयारियों में व्यस्त है। उसकी मदद करते हुए टैको ने उससे पूछा, यह यामाजाकी कौन है? वह तो हमारी शादी में भी नहीं आई थी। जीरो कहता है, शायद बीमार होगी। तब टैको ने फिर से कहा, तुम हमेशा अपने ऑफिस कलीग्स का जिक्र करते रहते हो, मगर इस लड़की के बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया। क्या वह कोई खास थी? जीरो ने झिझकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उधर हम जीरो के ऑफिस कलीग्स को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। तभी दूर खड़े उनमें से 2 कलीग फुसफुसाते हुए कहते हैं, ये यामाजाकी को किसने बुलाया? दूसरा कलीग बोला, अरे सर ने कहा था ज्यादा लोगों को ले आना, इसीलिए मैंने उसे भी बुला लिया। तब वह कलीग बताता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं था क्या? यामाजाकी पहले जीरो सर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने उससे शादी नहीं की और धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। फिर वह मन ही मन कहने लगा, यामाजाकी भी अजीब है, उसे तो खुद नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्यों चली आई। तभी हमें यामाजाकी को दिखाया जाता है। वह उदास मन से एक कोने में बैठी है। इतने में जीरो के डैड यानी मिस्टर ओसामा वहाँ से गुजरते हैं और वे सभी उन्हें देखकर छुप जाते हैं। यहाँ कमरे में टैको जीरो से माफी मांग रही है उसके आज के अजीब से बर्ताव के लिए। जीरो कहता है, कोई बात नहीं, और फिर टैको उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पापा हमारी शादी को रजामंदी देंगे? जीरो कहता है, रजामंदी देने जैसा कुछ भी नहीं, हमारी शादी वैसे भी हो चुकी है, तो इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। और फिर वह उसे प्यार भरा चुंबन देकर गले से लगा लेता है। इतने में जीरो के माँ बाबा उनके घर आ पहुँचते हैं। उनके बीच एक अजीब सी औपचारिकता है, शायद इसीलिए क्योंकि उनकी शादी को उन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं है। हालांकि जीरो की माँ इस परिस्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। जीरो के बाबा एकदम खामोश है, जबकि उसकी माँ टैको और केइता से लगातार बातें कर रही हैं। वह केइता को ओथेलो गेम के टूर्नामेंट जीतने के लिए बधाई भी देती है। इधर जीरो रेस्टोरेंट में इंतजार करते हुए अपने जूनियर्स को मैसेज करके घर के सामने आने को कहता है, मगर इतने में यामाजाकी उठकर कहती है, मुझे माफ करना, मैं नहीं जा पाऊंगी, और वहाँ से भाग जाती है। उधर घर पर जीरो की माँ और बाबा बच्चे के लिए एक किताब और एक खिलौने वाला एयरप्लेन लेकर आए हैं। केइता तो बहुत खुश है और वहीं जीरो के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके उन्हीं जूनियर्स के मैसेज आने लगे हैं। वे उसे आज की हुई घटना के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह यामाजाकी बीच में ही भाग गई और अब उन्हें उसकी जगह किसी और को लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तभी जीरो के पापा, जो इतनी देर से चुपचाप बैठे थे, उठकर जाने की बात करते हैं। जीरो की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। टैको भी कॉफी पिलाने के बहाने से उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए कहती है और फिर जीरो की माँ और टैको यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। मगर इतने में जीरो के बाबा ने बीच में ही उठकर उनकी शादी की बात कह दी। वह अपना गुस्सा जाहिर करने लगे कि उन दोनों की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। वे कहते हैं कि उन दोनों की वजह से वह यहाँ से कहीं और भी नहीं जा सकते,
क्योंकि उन्हें अच्छे दादा दादी की तरह अपने पोते का ख्याल रखना होगा, जबकि वह उनका अपना खून भी नहीं है। जीरो की माँ बीच में पड़कर बात को संभालती है और अपने पति को टैको से फौरन माफी मांगने के लिए कहती है। जीरो के पिता मिस्टर ओसामा भी तब तक थोड़ा संभल चुके थे। टैको बोली, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मगर आपने अभी जो कहा आपको वो वापस लेना होगा। मिस्टर ओसामा ने भी अपनी गलती मानते हुए कहा, मैं बातों बातों में ज्यादा बोल गया, मुझे शायद वो सब नहीं कहना चाहिए था। और फिर कॉफी के प्यालों के साथ सब खामोश हो गए। टैको ने जीरो की तरफ देखा, जिसकी निगाहें बालकनी में टिकी हुई है। इतने में उसके जूनियर्स वहां पहुंच जाते हैं। वह अपने साथ यामाजाकी की जगह पर रास्ते में विज्ञापन का पर्चा बांट रहे 2 सिस्टर्स को लेकर आ पहुंचते हैं और वो सभी मिलकर मिस्टर ओसावा को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। इसी खुशी में घर पर खाना पीना और नाच गाना चल रहा है। केइता को भी उनके साथ बड़ा मजा आ रहा है। उधर जीरो के बाबा भी अब घुलने मिलने की कोशिश करने लगे हैं और ताई को हॉल में खड़े होकर मुस्कुराने की पूरी कोशिश करती है। इस बीच किसी का भी ध्यान नन्हे केइता पर नहीं गया। वह नए प्लेन के खिलौने को लेकर पूरे घर में दौड़ रहा है, मगर बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से वह टब में जा गिरा और प्लेन उसके हाथ से छूट गया। जब काफी देर हो गई तो अचानक टैको को केइता का ख्याल आया। वह उसे पूरे घर में ढूंढ रही है, पर वह कहीं नहीं मिला। फिर जब बाथरूम में जाकर देखा तो उसकी लाश बाथटब में तैर रही है। अब अगले दृश्य में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जा रहा है। ऑफिसर टैको से कुछ सवाल करते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि अभी तक केइता के असली पिता को उसकी मौत की खबर नहीं दी गई है, क्योंकि टैको के साथ उसका कोई संपर्क नहीं। वह बचपन में ही केइता और टैको को छोड़कर चला गया था। उधर जब जीरो से पूछताछ की गई तो पता चला कि शादी के 1 साल होने के बावजूद भी उसने अभी तक केइता को अडॉप्ट नहीं किया था। वजह बताई गई कि जीरो के माँ बाबा उनकी शादी के खिलाफ थे। केइता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। जल्द ही पुलिस कस्टडी से उसकी लाश को घर भेजने की परमिशन दे दी गई। टैको चाहती है कि एक आखिरी बार केइता को उसके कमरे में ले जाया जाए। उसकी सास को केइता के जाने का दुख तो है, मगर वो नहीं चाहती कि उसे दोबारा उस घर में लेकर जाया जाए, क्योंकि उस घर में जीरो का बचपन बिता है। उनकी ना जाने कितनी ही यादें उस घर में हैं। मगर इस बार जीरो के बाबा समझदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटे से बच्चे की मौत को देखकर अंदर तक हिल चुकी है। केइता की लाश को एक छोटे से कॉफिन में भरकर उसके कमरे के कोने में रखा गया है और वहीं जमीन पर टैको की आंख लग जाती है। सोते हुए उसे ऐसा लगा जैसे केइता पूरे घर में दौड़ रहा हो। तभी उसकी नींद खुल गई। टैको केइता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर उसने बाथटब का पानी खाली कर दिया होता तो केइता जिंदा होता। जीरो ने उसे समझाते हुए कहा, पागल मत बनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वह सिर्फ एक हादसा था। और फिर वो दोनों मिलकर केइता की कुछ तस्वीरें और पुरानी वीडियोस निकालते हैं, जो कि उसके अंतिम संस्कार के दिन जरूरत पड़ेगी। शाम को जीरो की माँ ने टैको से अपने हॉस्पिटल के बर्ताव के लिए माफी मांगी, जब वह चीते को घर लाने से मना कर रही थी। वह इसीलिए क्योंकि उसने इसके पहले हमेशा खुद से उम्रदरदार लोगों को गुजरते हुए देखा था। ये पहली बार है जब वह किसी बच्चे की मौत देख रही है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगती है। अगले दिन टैको का अंतिम संस्कार रखा गया। वहाँ पर टैको और जीरो के अलावा जीरो के माँ बाबा भी मौजूद है। एक एक करके सभी ने टैको की लाश पर फूल चढ़ाते हुए उसे नमन किया और तभी वह एक आदमी आकर चीते के कॉफिन के आगे खड़ा हो गया और बिना बोले देर तक उसे देखता रहता है। फिर उसने वहाँ खड़े टैको को एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर खुद को मारते हुए वह चिल्लाते हुए रोने लगता है। वह चीते का बाप है जो उसे बचपन में ही छोड़कर चला गया था और उधर अपने बेटे की मौत से खामोश हो चुकी टैको अब जाकर रोई है। उसके रोने की आवाज सुनकर किसी का भी दिल भर आए। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह टैको ने कुछ खत और एक पासपोर्ट अपने बैग में भरकर काम की जगह पर चली आई। शाम होने पर वह पार्क में अपने पिछले पति से मिलती है। उसका नाम माकुतो है। वह सुना और बोल नहीं सकता। उसने हाथों के इशारे से इन सब के लिए टैको से माफी मांगी। टैको ने पूछा वह किस किस चीज की माफी मांगेगा, उन्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए या उस दिन सबके सामने उसे थप्पड़ मारने के लिए। माँ को तो शर्मिंदा है। फिर टैको ने उसे वह खत और पासपोर्ट थमा दिया जो पिछले साल उसके पते पर आई थी, जब माँ को तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। ये उसे लगता है कि माँ को तो उसके पिता की तरफ से आई थी, मगर उसने उन खतों को खोलकर नहीं पढ़ा। टैको ने उसे यह भी कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और फिर पूछा कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए।
माँ कुतु कहता है कि मैं यह नहीं बता सकता था कि उसे कभी माफ नहीं करेगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जीरो के माँ बाबा के घर पर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनका वह घर मिल गया है जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए अब वो यह अपार्टमेंट बेचकर वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। लेकिन इसका केइता की मौत से कोई भी लेना देना नहीं, इसीलिए वो टैको से उनकी बातों का बुरा न मानने के लिए कहती है, और इसके बाद वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो चीते के जाने का दुख सिर्फ उसकी माँ को खल रही है। यहाँ जीरो के दफ्तर में काम करते हुए यामाजाकी का जिक्र एक न एक बार हो ही जाता है। किसी ने उसे बताया कि यामाजाकी छुट्टी पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह अपने माँ बाबा के घर चली गई है। उधर तेको जिस सोशल सर्विस सेंटर के लिए काम करती है, वहाँ पर एक लड़की ने आकर कहा, क्या यहाँ किसी को साइन लैंग्वेज आती है? क्योंकि हमारे यहाँ एक क्लाइंट आया है जो बोल या सुन नहीं सकता। इस बात ने तेको का ध्यान आकर्षित किया, और जब उसने कहा कि वह कोरियन है, तेको समझ गई कि यह और कोई नहीं बल्कि मोकुतो ही है, और वह झट से उसकी मदद के लिए चली जाती है। मोकुतो एक सरकारी दफ्तर में उसके जैसे अपाहिज लोगों के लिए सरकारी भत्ता और मदद के लिए फॉर्म भरने आया है। तेको ने वहां पहुंचकर सरकारी अधिकारी से बात करके उसकी मदद की। इस सरकारी दफ्तर में जीरो भी काम करता है, और अभी जिस अधिकारी के साथ तेको बात कर रही है वह दरअसल जीरो के बाबा के जन्मदिन पर भी घर आया था। उसने तेको से मोकुतो की इंटरप्रेटर बनने की गुजारिश की, और फॉर्म भरने के लिए पूछताछ करते वक्त तेको को मोकुतो के बारे में इतना कुछ पता है देख वह हैरान हो जाता है। उधर उसी दफ्तर में काम कर रहा जीरो भी उन्हें दूर से देख रहा है, मगर फिर वह अपने काम में मशगूल हो जाता है। घर वापस आकर जीरो ने तेको से पूछा कि वो मोकुतो के केस का क्या करेगी। वो बोली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा केस नहीं है। फिर जीरो बोला, उसके वीजा का क्या हुआ? तेको बोली, डिवोर्स होने के साथ उसके वीजा का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, मगर उसे यहाँ रहने की रेजिडेंसी परमिट मिल गई है। फिर जीरो बोला, और सरकारी बेनिफिट्स का क्या हुआ जिसके लिए वह अप्लाई करने के लिए आया था? तेको बोली, इसके लिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। रात को सोते वक्त जीरो ने उससे कहा, मुझे पता है तुम शायद मोकुतो का केस ना लो, लेकिन मैं कहूँगा कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जिसे गूंगे और बहरों की साइन लैंग्वेज आती है, मगर मेरे पीठ पीछे नहीं। जो करना है मेरे सामने करना। अब यहाँ दफ्तर में तेको मोकुतो की बातचीत करने में मदद कर रही है। मोकुतो के पास फिलहाल ना कोई काम है और ना ही रहने की जगह, और वह किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार है। उनके सामने जीरो बैठा हुआ है। मोकुतो की बात खत्म नहीं होती कि तेको पहले ही समझ जाती कि वह क्या कहने वाला है। जीरो को यह सब देखकर उनके बीच काफी अकेला महसूस हो रहा है। इसके बाद मोकुतो को एक कंपनी के गोदाम में सामान चढ़ाने और उतारने का काम मिल जाता है। घर लौटकर जीरो ने उसे बताया कि वह अगले हफ्ते शिफ्टिंग में माँ बाबा की मदद के लिए उनके नए घर जा रहा है, जहाँ पर कुछ पेपर वर्क भी बचे हैं। वो सब निपटाने के बाद ही वह वापस आएगा। तभी तेको ने गौर किया कि उनके बाथटब का नल खुला हुआ है। उसने जीरो से इसकी वजह पूछी। जीरो ने कहा, हम बार बार तो माँ बाबा के घर नहाने के लिए नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा, और इसीलिए मैं नहाने के लिए उसमें पानी भर रहा हूँ। इसके बाद तेको को जीरो के माँ बाबा के घर पर दिखाया गया। पैकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। जीरो के बाबा उसे उसके बचपन के फोटो एल्बम दिखाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके जाने का दिन आ गया। जीरो तेको से कहता है कि वह अपना ख्याल रखना और चला जाता है। इधर घर पर अकेली तेको को ऐसा लग रहा है मानो पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा है, और फिर वह उसी बाथटब पर जाकर बैठ गई जहाँ पर कीता ने दम तोड़ा था। शायद वह इस बात का एहसास करना चाहती हो कि उस वक्त उसके बेटे को कैसा महसूस हो रहा होगा। इतने में भूकंप की चेतावनी होने लगी। पूरा घर हिलने लगा। जापान में भूकंप होना आम बात है, इसलिए वहाँ के घर इन भूकंप के झटकों को सहने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जीरो का फोन उसे आया। तेको बोली, मैं ठीक हूँ, और जीरो के फोन रखते ही हम देखते हैं कि वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यामाजाकी के साथ अपनी कार में बैठा हुआ है। यामाजाकी बहुत खुश लग रही है। वह जीरो से थैंक यू कहती है उसे मिलने आने के लिए। जीरो ने कहा, मुझे इस इलाके में आते ही याद आ गया कि तुम्हारे माँ बाबा का घर भी यहीं पड़ता है, और तुम कई दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रही थी, तो हालचाल पूछने के लिए तुम्हें बुला लिया। यामाजाकी बोली, क्या मैं तुम्हारे माँ बाबा की शिफ्टिंग में उनकी मदद कर सकती हूँ? जीरो बोला, नहीं, ये थोड़ा अजीब लगेगा। उसके जाने से पहले यामाजाकी ने उससे रिक्वेस्ट की कि यहाँ से वापस जाने से पहले वह उससे एक और बार जरूर मिले। उधर हम तेको को उसी पार्क में देखते हैं जहाँ पर मोकुतो ने बताया था कि कोई घर न होने की वजह से वह रात वहीं गुजारता है।
तेको उसे अपने साथ जीरो के माँ बाबा के अपार्टमेंट पर ले आई, जो अब खाली पड़ा है, और उसे कहती है, तुम कुछ दिनों के लिए बस यहाँ रह सकते हो, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त हो जाए तुम यहाँ से चले जाना। फिलहाल मोकुतो की हालत इतनी बुरी है कि वह बस उसकी मदद करना चाहती है। अगले दिन वह उसे अपने घर ले आती है। जब मोकुतो को पता चला कि ये उसके पति जीरो का घर है, वह वहाँ से जाने की बात करता है। तब तेको ने बोला, तुम घबराओ मत, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। इसके बाद वह कमरे में जाकर अपने बेटे कीता की तस्वीर के आगे सर झुकाता है। तेको को ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों का दर्द एक हो, जिसे बस वह दोनों ही समझ सकते हैं। टेबल पर कीता की खेलते हुए ओथेलो की आखिरी गेम रखी हुई है, जिसे वह अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फिर मोकुतो ने अपनी जेब से न्यूज़पेपर की एक कटिंग निकालकर दिखाते हुए कहा, मुझे ओथेलो टूर्नामेंट के चैंपियन कीता की मौत की खबर यहीं से मिली थी। तेको ने मोकुतो से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मेरी ये मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। उधर वापस आने से पहले जीरो एक बार फिर यामाजाकी से मिलने जाता है और बातों ही बातों में उनकी नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती हैं। उधर घर पर तेको अपने बच्चे को मारने की ग्लानि से बाहर आने में मोकुतो की मदद ले रही है। वह उसके सामने उसी बाथटब में काफी देर से बैठी हुई है। मोकुतो उसे कहता है, अब बहुत हुआ, बाहर निकल आओ। तेको बोली, नहीं, मेरे बच्चे को मैंने खुद मारा है, क्योंकि मैं इस बाथटब का पानी निकालना भूल गई थी और तुम्हें भी यही लगता है, इसीलिए तुमने उसके अंतिम संस्कार के दिन मुझे थप्पड़ मारा था। मोकुतो बोला, मैं उस दिन बहुत जज्बाती हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था कि तुम हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। उसी गुस्से में मेरा हाथ तुम पर उठ गया, मगर वो सिर्फ एक हादसा था। अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। तेको ने रोते हुए कहा, बस एक तुम ही थे जिसे कीता के जाने का गम था, क्योंकि बाकी लोग तो उसे जल्द से जल्द भुला देना चाहते थे, मगर तुम अलग थे। तुम्हें भी मेरी तरह खुद पर गुस्सा आया और फिर वह बहुत रोई। अब जाकर उसका मन कुछ हल्का हुआ है। अब अगले दिन सुबह तेको और मोकुतो जीरो के माँ बाबा के अपार्टमेंट में एक साथ कपड़े सुखा रहे हैं और फिर मोकुतो तो उसका मन बहलाने के लिए पहले की तरह हंसी मजाक करता है। इतने दिनों बाद खुलकर हंसने पर वो दोनों अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसी दिन जीरो वापस आकर उन दोनों को देख लेता है और दौड़ता हुआ पहले अपने अपार्टमेंट में गया। सामान रखकर फिर अपने माँ बाबा के अपार्टमेंट पहुंचा, मगर वहाँ मोकुतो अकेला बैठा हुआ है। उसने लिखकर बताया कि तेको बिल्ली का खाना लेने के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। जीरो चाहकर भी उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके मन में भी कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं। उसने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन अफसोस मोकुतो को कुछ सुनाई नहीं दिया। जीरो कहता रहा, मोकुतो तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम एक दिन अचानक अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए। तेको ने तुम्हें ना जाने कितना ढूंढा और तब वह रिपोर्ट लिखाने के लिए हमारे दफ्तर आई, जहां हम पहली बार मिले और मैंने खुद तुम्हें ढूंढने में उसकी मदद की थी। 4 साल हो गए, तुम वापस नहीं आए और फिर 1 साल पहले मैंने तेको से शादी कर ली और अब देखो कीता के मरने के बाद तुम अचानक कहां से वापस आ गए और तेको के साथ मिलकर अपने बच्चे के मरने पर रोना चाहते हो। मैं कीता के साथ 1 साल तक रहा, उसे बाप सा प्यार देना चाहा, मगर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे। मैंने बहुत कोशिश की। पता है कीता की लाश को देखकर मेरे मन में क्या ख्याल आया कि जल्द से जल्द मुझे तेको के साथ अपना एक परिवार शुरू करना है। मुझे खुद पर घृणा आ रही है और फिर उस दिन अचानक तुम आ गए और किसी पति पत्नी की तरह अपने बच्चे की मौत पर शोक मनाने लगे, जबकि मैं कितनी भी कोशिश करता रहा, मुझे रोना आया ही नहीं। तो बताओ तुम दोनों के बीच मेरी जगह कहाँ पर है। इतने में तेको वापस आ गई और जीरो ने झट से उठकर उसे किस कर लिया। ऐसा लगता है कि मानो वह उस पर अपना पति होने का अधिकार जताना चाहता हो। ये देखकर मोकुतो थोड़ा इतस्त होकर कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगता है। तेको भी जीरो को रोकने की कोशिश कर रही है। इतने में मोकुतो की बिल्ली बालकनी से बाहर भाग गई। मोकुतो ने इशारा करके तेको को बताया और उसके पीछे चला गया और फिर वो तीनों उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वो जीरो को मिलती है। मोकुतो ने उससे कहा, लगता है ये बिल्ली तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो, और उन दोनों का धन्यवाद करके वहाँ से जाने लगता है। तेको उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर मोकुतो नहीं रुकना चाहता। पीछे से जीरो तेको का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे कहता है, मोकुतो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो, तुम उसे नहीं रोक सकती। तेको ने गुस्से में कहा, मैं उसे रोक सकती हूँ, वह कमजोर है, उसके पास न खाने के लिए पैसे हैं न रहने के लिए जगह है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। यह सुनकर जीरो खामोश हो जाता है। इतने में एक पोस्टमैन वहाँ पहुँचा। वह मोकुतो के नाम एक चिट्ठी लेकर आया है, जिस पर लिखा है कि मोकुतो के पिता बहुत बीमार हैं
वह अस्पताल में भर्ती है और उसे जल्दी मिलने के लिए बुलाया है। मोकुतो एक आखिरी बार तेको से मदद मांगता है कि उसे थोड़े पैसे उधार दे दे अपने बाबा से मिलने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इच्छा ना होते हुए भी वह तेको के साथ मोकुतो को लेकर उसके बाबा के पास जा रहा है। रास्ते में तेको ने जीरो से कहा, मोकुतो के चले जाने के बाद और हमारी शादी से कुछ महीने पहले मैंने उसे एक पार्क में बैठा देखा था और उस दिन मैंने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। जीरो बोला, तुम भूल रही हो, तुमने उसे नहीं छोड़ा, वह तुम्हें और 2 साल के कीता को छोड़कर चला गया था। अब वहाँ पहुँचने के बाद मोकुतो ने जीरो से विदा ली, मगर उसने जाते हुए तेको से कहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, केइता को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। इन शब्दों ने तेको को सुन्न कर दिया। वह चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। जब जीरो ने पूछा कि मोकुतो ने इतनी देर तक इशारों में क्या कहा, तेको ने बस यही कहा, अलविदा कह रहा था। अभी गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि तेको ने जीरो को रुकने को कहा और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। जब पूछा गया तो बस इतना ही बोली, मोकुतो को मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जीरो उसे रोकता रह गया, मगर तेको ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर मोकुतो अकेला एक जगह बैठा है और तेको उसे दूर से देख रही है। तेको को ऐसा लगता है कि उसके दुख को सिर्फ मोकुतो ही समझ सकता है, सिर्फ वही उसके दुख को मान्यता दे सकता है, वही साबुत है उसके बेटे के होने का और वही उसके बेटे की याद को जिंदा रख सकता है। वो दोनों मोकुतो के पिता के घर जाने के लिए बस पकड़ते हैं और सुबह सड़क पर जा रहे होते हैं। तभी एक औरत ने मोकुतो को पहचानते हुए उन्हें लिफ्ट दी और बोली, तुम दोनों मोकुतो के बेटे की शादी में जा रहे हो ना? ये सुनकर तो तेको को बड़ा झटका लगा। उसने मोकुतो से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मोकुतो ने माफी मांगते हुए कहा, हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। केइता के जाने के बाद मेरी पहली बीवी से हुए बेटे को देखने की बहुत इच्छा थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। तेको को तो जैसे कुछ समझ आना ही बंद हो गया। वहाँ पहुँचकर तेको को बड़ा अजीब लग रहा है। मोकुतो की पहली बीवी नाराज है क्योंकि वह उन्हें भी बहुत पहले छोड़कर चला गया था और उसने उनके बेटे को अकेले पाला। वह नहीं चाहती थी कि मोकुतो इस शादी में शरीक हो, मगर उनका बेटा यह चाहता था। उसी ने वह खत मोकुतो को भेजा था जिसे पढ़ने के बाद मोकुतो ने झूठ बोला कि उसका बाबा बीमार है। वो पूरा परिवार एक साथ हो गया और रह गई तेको अकेली खड़ी। वह अकेली वहाँ खड़ी भीगती रही। वह जिस मोकुतो को ढूंढ रही थी वो तो 4 साल पहले ही जा चुका है। वह अतीत के मोकुतो के पीछे भाग रही है। उसके बेटे केइता से जुड़ा कुछ हिस्सा पास रह जाए, मगर वह गलत निकली। उसे सच स्वीकार करना होगा, वह सच जिससे वह भागने की कोशिश कर रही है। अगले दिन वह वापस अपने घर गई। घर पर जीरो नहीं है। टेबल पर रखे कंप्यूटर पर एक मैसेज है। वह केइता के ओथेलो क्लब से उसका कोई दोस्त है जिसे उसके साथ एक मैच खेलना है। तेको ने उसे बताया कि वह मर चुका है और मैं उसकी माँ हूँ, यानी अब वह हकीकत का आईना देखने के लिए तैयार है। इतने में जीरो वापस आया। तेको को देखकर कुछ नहीं बोला। वे दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से थोड़ी देर के लिए भटक गए थे। वे किसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो वापस जाकर उन्हें बीते रिश्तों में नहीं मिल सकती। ये बात वे दोनों ही समझ चुके थे। उन्हें बस थोड़ा सब्र और वक्त की जरूरत है। फिर वे दोनों साथ टहलने निकल गए और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।